और बहुत लव है, बहुत अफेक्शन है, तो आई न्यू कि यही मेरे एक होना है टुवर्ड्स माई डैड, तो वो चीज़ था। बट आई डो नॉट नो एक डॉटर अपने डैड के साथ कैसे रहती है, कैसा रिलेशन रहता है, तो वो आई थिंक इट्स कमिंग नेचुरली ऑन सेट एंड he's been very helpful on sets, तो वो सब नेचुरल। फर्स्ट डे आई वाज लाइक अच्छा चलो सीनियर एक्टर है, हैव टू बी स्वीट टू हिम। सेकंड डे से ही गिव इट वन टू मी, आई एम गिविंग इट बैक टू हिम, तो वो सब नेचुरली अभी आ रहे हैं। याद करना पड़ा। उसके साथ ये होता है कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो भैया वो बस स्क्रिप्ट ही रह जाती है, बाकी सब वो चेंज करके अपना नया नया डाल के सामने वाला काट नहीं सकता, क्योंकि वो इतने वन-लाइनर्स होते हैं, माइंड ब्लोइंग वन-लाइनर्स होते हैं कि आप काट नहीं सकते, इट इज गोइंग टू मेक पीपल लाफ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए ये स्क्रिप्ट है, ये मेरी बाइबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। थैंक गॉड फॉर दैट। तो ये मेरी बाइबल है। पहले तो कुछ दिन तो ये बिल्कुल हिली हुई थी कि ओके लाइन कुछ और थी, ये कुछ आपको समझ गई, मैं खुद हंस देती थी बीच में कि ये तो होने नहीं चाहिए, कहाँ से हो गया, बिकॉज़ ही ऑलवेज हैज समथिंग और द अदर, कुछ तो कॉमिक रहता है। The two ladies, all this is politically motivated, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ मलाइन करने के लिए जो है श्वेता ने बात कही है। नहीं हमारा एक सीन था हॉस्पिटल का, स्क्रिप्ट राइटर के होते हुए इस तरीके की बात जानबूझ के की गई है और इसको किसी तरीके से हमारा एक स्क्रिप्ट था जहाँ पर ऐसा है कि मैं बैठी हूँ उसके बगल में और मैं सोच रही हूँ कि ये मुझसे बात करेंगे, इन्हें बात करना भी था, तो ये पूछते हैं एक्सक्यूज मी आप परेशान हैं क्या। सडनली मैं बैठी हूँ, रोल एक्शन होता है और मैं बैठी हूँ, मुझे आवाज आती अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब कौन बोल रहा है। सडनली ऐसी मेरे को ये बगल से सीट में करा, मेरे को व्हाट कहता है आप परेशान हैं, मतलब इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन करता है। अब एक्टर जो बम्बई में लोग करते हैं, दिल्ली में किसी को बुलाना हो तो दिल्ली में ऐसे बुलाते हैं, तो अलग-अलग ये छोटी-छोटी चीजें। You are not prepared, so you are not prepared, you start laughing. पर मैंने डायलॉग नहीं चेंज किया था, ये ऐड किया। बातें सब ऐड करने की होती है। प्रीति बाय द एंड ऑफ इट तुझे पता चलेगा मैं बिल्कुल सही था। मेथड एक्टिंग इन अ वे। ओके, सो हमने जिन शोज की बात की, यहाँ जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, बनेगी अपनी बात, जस्सी, नाउ सो जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, केमिस्ट्री देखने को तो मिल गई थी क्योंकि आप दोनों देखो ना, as always she is sitting right in the middle of it. कहीं कुछ ऐसा कुछ बोल दें, आपने जो शोज किए हैं इन द पास्ट, राइट, अब तो वो रिक्रिएट भी हो रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब हम नए लोगों के साथ लेके बनाया जा रहा है। ये जो टेलीविजन ऑडियंस है आज भी, डू यू थिंक हम लोग जो शोज बना रहे हैं तो प्रिडोमिनेंटली फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया? हाँ, क्योंकि वही जो मैंने कहा कि एक्चुअली आज भी हमारे कंट्री के 60% ऑफ प्लेसेस और एरियाज और सिटीज़ में औरतें ही हैं जो ज़्यादा दबाई जाती हैं, मर्द नहीं। तो कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही बनते हैं जहाँ पर औरतें बाहर आए, क्योंकि स्टोरी का हीरो तो वही होता है ना जो दबा हुआ होता है और बाहर आके लड़ता है अपने राइट्स के लिए। इसलिए आज तक हमारी इंडिया में जो होता आया है उसके ऊपर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बनते आए हैं कि प्रोटैगनिस्ट हमारी एक दबी हुई औरत होती है जो बाद में जाके फांसी की रानी बनती है। तो ये स्टोरी इसलिए अब तक बनती आई है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब डैड की विलन आ रही है, मतलब ऐसे जैसे जैसे हमारा एरा बदलता है, हमारे देश के कानून बदलते हैं, हमारे देश की थिंकिंग बदलती है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स आने शुरू होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप है जो बाकी डोमिनेंट फीमेल डोमिनेंट से बाहर आया है एंड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, आई थिंक। And to be honest, I'm sure जब प्रोमो आया होगा आपको काफी लोगों ने मैसेज किया होगा। इनफैक्ट मैं तो सच बोलना चाहता हूँ, आई थिंक काफी लोग जो टीवी देखना नहीं अभी तक नहीं, मतलब ये सच बोलना चाहता हूँ, मतलब ब्लंटली बोलना चाहता हूँ, a lot of people जिन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया था, इंडियन टेलीविजन जिस तरीके के शोज बन रहे थे, they are coming back thanks to a show like that। आपको ये बात मतलब डेफिनेटली किसी ने तो बोली होगी। हाँ, एक दोस्त ने फोन करके बोला था कान से खून निकल गया, मैं कितनी बार दिखाओगे इस प्रोमो को। So, हाँ, और वो भी लेकिन ये तो है कि बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया गया है। और दूसरा जो मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि जिस तरीके का टेलीविजन हम लोग
देखने के लिए। इट हैज़ ओवरस्टेड इट्स वेलकम। ये स्थिति नहीं हो जानी चाहिए कि एक किसी देश में, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कहीं पे भी हो, हम अपनी बात कर लेते हैं कि आप इस तरीके का टेलीविज़न बना रहे हैं जो कि एक तबका ही देखे, और एक कोई अगर इंटेलिजेंट ग्रुप है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं, उनके देखने के लिए कुछ भी ना बचे। तो अगर आप पीछे जाकर देखें तो दूरदर्शन के समय में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर काम होता था, जब आपके पास जो है कब तक पुकारू भी एक शो चल रहा होता था, नीम का पेड़ टाइप के होते थे, मतलब आप प्रेमचंद की कहानियों पे आप शोज बनाते थे। गालिब मिर्ज़ा गालिब उस समय चल रहा था, तो लेकिन आपके पास अलग अलग तरह की कहानियाँ होती थी देखने के लिए। और मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने तो कपड़े सूखने की रस्सियों पे लैपटॉप सूखते देखे हैं पिछले कुछ समय में, जो कि तो ना वो उस औरत की इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कहते हैं जिसको कि आप जो है एम्पावरमेंट देना चाहते हैं कि मतलब हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 10-15 साल में मेरे ख्याल से जो है ये लोगों की साइकी में घुसा दिया है कि अच्छा अब ये टीवी ऐसा ही बनेगा, अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो फिर किसी दूसरे चौक जाएगी, हमारे पास आपको दिखाने या बेचने के लिए आपके कुछ नहीं है। सो एक चीज़ तो है कि कम से कम देखो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को तो पहल करनी थी। शो के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर आज मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब टेलीकास्ट होगा लोग देखेंगे, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा वो तो जस्ट ऐड करेगा उसकी प्रोग्रेस। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो है वो अगर चलती हैं तो कम से कम एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और चैनल, इन तीनों के लिए जो है एक कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके का काम अगर आप ढंग से करें तो देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड। एंड फ्रैंकली फॉर इयर्स टुगेदर we have walked a path blindfolded completely. We did not even know where we were headed. So I want to put this question to you both. ये जो वर्ड है ना काफी उछाला गया प्रोग्रेसिव, क्योंकि हम चाहते हैं कि रियल लाइफ में हम प्रोग्रेसिव बने, लेकिन जो हम टेलीविजन पे देख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, काफी हद तक रिग्रेसिव बोल सकते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट दैट जब रिग्रेसिव कंटेंट सक्सेसफुल है, जो 10 शोज हैं उसमें काफी ऐसे शोज हैं जिनमें रिग्रेसिव कंटेंट है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू पिच अ शो जो प्रोग्रेसिव है जबकि वो सक्सेसफुल नहीं है? So I'll speak from a writer's point of view. I don't have to pitch the show first of all. The producer has to. पर so regressive progressive की भी दो अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि स्टोरी टेलिंग रिग्रेसिव हुई है या जो लोग आज को देख रहे हैं पिछले 10 सालों में वो ऑडियंस बदल गई है, वो छोटे छोटे गांव में टीवी पहुंच गया, वो लोग भी देख रहे हैं, उनकी रिलेटिबिलिटी अलग है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टीवी जहाँ पहुँचा है वहाँ पहुँचा है। ऑन द अदर हैंड आई डोंट थिंक वन शुड सेट आउट टू मेक समथिंग already having the success rate or non-success rate in mind. See, what we are doing is we are trying to tell a story as well as we can, and we something that we would love to watch, because मुझसे पूछा जाए तो the other kind of shows लिखने की मेरे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि मेरा काम बंद हो जाएगा मुझे टीवी तो कोई बोलेगा नहीं लिखने को, because I really don't have the capability to write those kind of shows. So for me it's great news that we are doing something like this. Whether it will be a clutter breaker, not be a clutter breaker, क्या ये need है या नहीं है, ये तो जब होगा तभी पता चलेगा। I think कभी कोई एक फिल्म आती है which suddenly stands out from others, you only know after people watch it that oh okay, a film like this can stand out. So I think as makers, as a writer and as a producer, Dia will be able to answer better. As a writer, I am trying to do justice to the subject in the way that I best understand. I am trying to bring my truth into it. Then what happens to it? I can't keep the audience in mind all the time when I write, because then I'll always be second guessing कि इसको ये देखेगा कि नहीं, या वो गांव वाली देखेगी कि नहीं, या वो मेरठ वाले देखेंगे कि नहीं। I can't write like that, So I think my job is really to do the job that has been given to me as best as I can. So yeah, Riya, you have a tough job. So I do remember Jessie के time पे बहुत सारे सास बहू serials थे उस time. They were doing very very well, and when the concept came out, everyone was very scared. Fashion house, एक ugly लड़की,
everything was going against us. Everything was going against what television stood for. But I think, you know, that is the fun part. Everything new comes only because of that. किसी ने बोला फैशन हाउस हटा दो, किसी ने बोला अगली लड़की हटा दो, हमने बोला कहानी क्या बचेगी यार कुछ भी नहीं है इसमें तो नहीं बनाते हैं you know, और कुछ भी आर्ट मत करना है और किचन पॉलिटिक्स और ये कहानी ऐसे बना देना है. Then we fought that battle for a year. And at a time where everything was going against us, we were all a bunch of people, Sunil Ola downwards, were trying, Kunal Das Kudar, were trying to do something which stood apart. And I think it just needs a little courage. You just focus on what you have to do, and I think that's the most important thing, because there were a lot of people at that time telling us, नहीं यार उसको जल्दी सुंदर बना दो कोई भी एक अगली लड़की, because you know but I think audience relates to characters and emotion, and there was enough emotion over there, and I think that's almost a similar space. One side of like a whole lot of television, one side, and suddenly there is Meri Dad Ki Dulhan, which is trying to do things in a slightly different way, you know. You know, also why मेरे डैड की दुल्हन is different, because हम हमेशा जब भी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं, we talk about romance, we only talk about 16 साल की लड़की और 20 साल का लड़का. जवानी के 4 दिन में आपको प्यार होता है, बाद में नहीं होता. But the love concept is not like that. It's not age bound. It's not age bound. You know, love doesn't see a age or a characteristic, color or age. किसी भी age में प्यार हो सकता है. किसी भी age में आपको companion मिल सकता है. तो ये भी कॉन्सेप्ट एक चेंज हो रहा है जो लोगों को पसंद आ रहा है कि आपने ये नहीं दिखाया कि मतलब बस हम अभी कॉलेज से निकले हैं, बाल उड़ा रहे हैं और हमको प्यार हो गया. इट्स अबाउट टू पीपल जो शायद बैठ के रोज बेबू हाउ आर यू बेबू गुड मॉर्निंग बेबू नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली टॉकिंग है तुमने मेरा रुमाल देखा कल, तुम आई दिन कार के चली गई. ये भी प्यार है, रोमांस है. We are looking at two kinds of love here. You know, so one should not think of it only as one dimensional, the love between two, like second chance of these two people. It's the father-daughter love, and these two people love, and then the daughter falling in love with this woman who's just entered. And that is something that we've not seen a lot. Right. Because generally हम देखते हैं कि अगर single parent है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो होती है for the child to adjust and adapt to a new To person. even make space for another person to enter their world, which is so fixed. I think that's the whole fun of it. So it's going to be a great struggle for the Dulhan to make her way into this house. It's going to be a huge struggle for the man to allow his life to change, which he is so used to. And it's going to be very difficult for her to also. We are not looking at one kid जिसकी कि कोई आएगी और वो उसकी माँ बन जाएगी. She's not going to be a mom figure for her. She's a grown up. She is working. She's got her own ambitions. So for her to, what unique space will she give this woman in her life? So I think it's a beautiful triangle in some ways where everyone is struggling with the kind of love they have for each other. So only time will tell कि सिक्का शर्मा बनेगी कि नहीं, right? But best of luck and thank you for making a show which is that clutter breaking. कि प्रोमो से लेके अब हम जब ये बात कर रहे हैं तो everybody is excited to watch the show.
कुछ नहीं, तो शक्ल दिखानी है। Okay guys, questions please. चलो चलो जल्दी। यार बैठ सकते हैं क्या आगे खींच के? किशन shoot। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत कैसा रिस्पांस मिला है आपको? Thank you. से जानना चाहिए कैसे कमेंट्स मिले आपके फ्रेंड्स या फैमिली से, ये पहले जानना सबसे सबसे कैसे कैसे कमेंट्स मिले हैं आपको अपने प्रोमोस देके जो कि बहुत अप्रिशिएटेड है? मैंने तो बता ही दिया कि मतलब कैसा कमेंट मिला था, बट ये है कि हाँ शायद ही कोई ऐसा विरला होगा जिसने कि इस शो के बारे में सुना नहीं होगा या प्रोमो देखा नहीं होगा। जिस तरह से और जिन जिन जगहों पे उसको प्रमोट किया गया, पूरा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे पड़े, तो मेरे ख्याल से अब वो हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि काम जो है वो और बेहतर तरह से करें और जिस तरीके की शुरुआत जो हमें अभी तक देखने में आई है वो बरकरार रहे शो की। और मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि आपको थोड़ा जवान बंदा नहीं मिला दुल्हन बनने के लिए, लेकिन मैंने उनको कहा कि डैड की दुल्हन का कॉन्सेप्ट है, तो हाँ। और दूसरी कमेंट मिली है कि आप लोगों ने जो ये मैच्योर लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ये जो टीवी पे बहुत कम आता है, ये भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत मैसेज किया कि आपने जो मैच्योर लव स्टोरी बनाई है वो बहुत अच्छा है, कमेंडेबल, और निया को बहुत पसंद किया जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि बहुत क्यूट लड़की है, सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि निया आपकी बड़ी क्यूट है, आप प्लीज़ उसके साथ कोई फ़ोटो पोस्ट कीजिए। सो दे कीप कॉलिंग मी फॉर हर। मेरा तो डेब्यू है तो ऑफ कोर्स सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब खुश है, और काफ़ी रैंडम लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, तो आई एम लविंग इट। Because of the concept, because of the character, because you know what, I used to get a lot of offers for television, लेकिन अच्छे शोज़ का कॉन्सेप्ट, अच्छे शोज़, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस ने मुझे अप्रोच किए हैं नए शोज़ के लिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती थी कि शोज़ की स्टोरी अच्छी होती थी, बट एज अ कैरेक्टर जो मुझे प्ले करना है अगले साल 2 साल के लिए, उसमें कुछ खास नहीं होता था। मुझे पता होता था कि 2 या 3 महीने में मैं बोर हो जाऊँगी, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हाँ कहने के लिए। लेकिन ये मुझे पता है कि 3 महीने तक तो मैं डिस्कवरी करती रहूँगी कि इसमें करना क्या है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या निकलेगा। सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, सो आई हैड टू से यस फॉर दिस। क्योंकि जैसे आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप की है, सब चीज़ एकदम हैप्पीली देखती है, तो जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी उस तरह का रियल लाइफ में होना, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है या टास्क है आपके लिए? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कई बार अब जबकि हमने कितने सीन्स बीच में किए हैं, मतलब हम टेलीविजन में जब नया शो बन रहा होता है तो हम फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड करके नहीं जाते हैं, हम रैंडम सीन शूट करते हैं। रैंडम सीन्स में इतना डिफिकल्ट होता था कि इतना बड़ा क्राइसिस है उसके सर पे, लेकिन फिर भी वो हंसे कैसे, फेक ना लगे, इरिटेटिंग ना लगे, फिर कन्विंसिंग भी लगे, फिर मतलब वो रिटार्डेड ना लगे, ये सब सोचकर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ा। मैं बार बार प्रीति को या दिया को फ़ोन ही करती रहती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब भी मैं शूट करती हूँ, दिया या फिर प्रीति या कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा वहाँ पे रहता है ताकि मैं डर ना जाऊँ इस कैरेक्टर को लेकर। सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पोर्ट्रे। सर आप क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से जो मॉडिफिकेशन वाली बात है, इसकी किस तरह से जस्टिफिकेशन मिल सकती है? क्योंकि इन्होंने कहा आप अपने ऐड ऑन कर देते हैं कमेंट्स या जो भी होते हैं डायलॉग, तो वो किस तरह से आप लेते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन दर्शकों को मिलने वाली है आपके डायलॉग्स की? यार मोटिवेशन का तो पता नहीं, पर मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर एक बार समझ में आ जाए ना, तो हर कैरेक्टर का अपना एक लिंगो होता है, उसके बात करने का एक तरीका होता है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि अब तो क्योंकि मैंने खुद भी करके देख लिया लिखा के, और एयर भी हो गई ये चीज़, तो लिखने के बाद जो है ना कभी कभी आपको बिल्कुल डिसोसिएट करना पड़ता है अपनी लेखनी के साथ, अपने लिखे हुए मटेरियल के साथ, क्योंकि एक्टर जब एक्टिंग करना शुरू करता है तो ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग में आती हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शूटिंग करते हुए बदल जाती हैं। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको देयर इज़ अ सर्टेन परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी दैट वन हैज़ टू मेंटेन। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं इधर उधर। कुल मिलाकर ये है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगना चाहिए। मतलब ये जो कैरेक्टर जो मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि ये अनोइंग कैरेक्टर है, लेकिन अनोइंग लगता नहीं, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगता है। इरिटेटेड रहता है लेकिन उसे देखकर आपको खुशी मिलती है।
तो ये यूनिक है अंबर के बारे में. सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस. आपने क्या सीखा मैम से? टेलीविजन के टॉप एक्ट्रेस है मैम, आपने क्या बेचारी सीखा? को सीखने का मौका ही नहीं मिला. अभी तक एक्चुअली हमारा इतना सीन्स हुए नहीं है, तो डैड के साथ ही ज़्यादा हुआ है. इनसे तो मैं इम्प्रोवाइजेशन सीख रही हूँ और थोड़ा और गाड़ी पे करूँ. हाँ हाँ जो शुरू हो मैं प्लान करके आई थी. जहाँ रुकना होगा मैं हाथ खड़ा कर दूंगा. नहीं बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक सर्टन टोन में बोल रही हूँ, तो उनके लाइक ही इज़ ऑलवेज सजेस्टिंग कि ये तो थोड़ा ऐसे कर सकती है, कभी स्क्रिप्ट से ही मार देंगे नहीं ये ऐसा कर. सो आई थिंक इट्स आई एम लविंग इट, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है तो मुझे बहुत सीखने मिल रहा है. इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास फॉर मी बेसिकली. तो बात ये देखो अल्टीमेटली जितने भी साल हम लोग काम करेंगे जो कुछ भी सीखा है हम लोगों ने अपने पहले वाले से वो साथ लेके जाके तो कुछ फ़ायदा है नहीं. जो यहाँ से उठाया है उसको यहीं पे छोड़ के चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है. एनीबडी वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट, दे आर वेलकम. मतलब ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि मतलब जिनको ज़रा परेशानी होती है इस चीज़ से, लेकिन आई डोंट थिंक उससे डेटर होने की ज़रूरत है. मतलब अगर कोई आपका कमेंट या कोई एक सुझाव किसी को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकता है तो फिर क्यों ना किया जाए. कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है? और ज़्यादा कि आपने जैसा कहा कि कोई उम्र नहीं और सिंगल पेरेंटिंग की भी बात की गई है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है? कॉन्सेप्ट के बारे में ये कहना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इस देश में, हमारे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. अगर आप रेशियो देखेंगे तो आजकल सिंगल पेरेंटिंग ज़्यादा हो रही है साथ के बजाय. और हमारे इस सोसाइटी में एक और नोशन है कि 40 के बाद आपको प्यार हो रहा है. मतलब यू डेटिंग समवन एट 40, गेटिंग मैरिड एट 50, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एक टैबू है कि अगर आपने अपना 25 साल क्रॉस कर लिया है, अगर आपने अपनी जवानी छोड़ दी है, सो यू कांट फॉल इन लव, व्हिच नीड्स टू people need to change their the thinking about this place. Everybody needs companion. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो यू कांट फॉल इन लव. सो आई थिंक हमारा शो आएगा तो कोई ऐसे 40-50 के लोग होंगे who might go out and find love. सबसे पहले तो यही बात कि 40-45 की उम्र के कैरेक्टर्स की कहानी है और उस उम्र के लोग जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. वरना हमारे यहाँ पे मतलब 20 के उठाते हैं और 40 के दिखाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू शो देयर एक्टर्स ओल्ड. सो दैट इज आल्सो मतलब कुछ एक जगहों पे तो एज लीप ले लेके कुछ एक कैरेक्टर्स की उम्र ऐसी हो गई थी कि मतलब बीच में पितामह को गंडा बंधवा लेना चाहिए था उनसे कि मतलब प्रेरणा मैंने 25 पे 80 का प्ले किया था. सो आई वाज 25 व्हेन आई वाज प्लेइंग 80 इयर्स ओल्ड. सो दिखती है 80 किसी भी तरह से. रिवॉल्यूशन लाएगी एक सीरियल के माध्यम से, एक ही कॉन्सेप्ट लेके अब ये नया कॉन्सेप्ट आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा. रेवोल्यूशन नहीं है ये. एक मैं बात बताऊं, यही सच है. ऐसा ही होना चाहिए था. रेवोल्यूशन तो हम तब लेकर आ रहे थे जब 20-25 साल की लड़कियों को जो है हम 60-65 का दिखाना हमने शुरू किया था. कई चीज़ें जो है वो आपको एज जो है ना वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है, एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाए. यू कांट बी प्लेइंग 80 और आपके सर पे खिजाब लगा हुआ है, आपकी स्किन पे आपकी उम्र नज़र नहीं आ रही है. वो झूठ था जो कि हम लोग बेच रहे थे इतने समय से. तो रेवोल्यूशनाइज तो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय के बाद जो है विजन या विजुअल्स जो है वो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करते. आप कुछ भी दिखाएंगे और लोग जो है उसको हाथों हाथ ले लेंगे. वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स कि जो कैरेक्टर जिस उम्र का है वो उस उम्र का कैरेक्टर है वही प्ले कर रहा है. तो एक्चुअली इसमें रेवोल्यूशनाइज करने वाली चीज़ नहीं, ये सच है. जो हम लोग देख रहे थे वो रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश थी जो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है. शो को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी शो के आने के पहले, जो क्लेम किया गया इस था प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक आधे घंटे पहले जब दिया कोर्ट से आई है वो कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो चुकी है. मतलब हम केस जीत चुके हैं. हमारा शो 8-10 बजे ऑन एयर जाएगा बिना किसी कंट्रोवर्सी के. वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस और काफ़ी लोगों को रोल मॉडल भी यहाँ पे, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है. जैसे कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन काफ़ी हुए हैं, आप लोगों के लिए और सभी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने आगे जाके कंप्लेन की, फाइल की डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो वो वायलेंस के खिलाफ आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ओके लेट मी आंसर दिस. मैसेज दीजिएगा. आई वॉन्ट टू टेल एंड आस्क दोज पीपल कि लोग कहते हैं अच्छा दोबारा भी प्रॉब्लम, ऐसा हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई?
क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ में गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखें। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँ। और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है। उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना, डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट। आई विल डू व्हाट इज़ राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी। और मुझे लगता है कि हाँ, यू आर राइट। मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूँगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे। वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे। सो लेडीज़, कम आउट ऑफ दिस पेन एंड डोंट केयर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। या प्लीज़। थैंक यू। डन।